हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जैसे कि आपका आगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है जाके, तो आज हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जीडी के हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे जाते, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक मतलब कि नई सीरीज आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों को केवल प्रीवियस के ईयर के जो भी रेलवे के एग्जाम कराए जाके हुए थे 18-19 में, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा जाके। ठीक, तो जैसा आरपीएफ कांस्टेबल में 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ जाके। ठीक, तो जैसा कि 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन एक क्लास में कराया करूंगा। ठीक है, वो भी हमारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का करेंगे। ठीक, वो जो 25 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जाके। ठीक है, तो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। ठीक, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें की याद रखना है जाके, जो हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है ना, जो हमारी ट्रेन है जाके, ठीक, उसकी चाल तो दोनों कंडीशन में सेम ही होगी ना। ठीक, तो मान लिया कि दो पॉइंट याद रखना, जब कभी भी कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी पुल या खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, वो स्वयं की लंबाई होती है। ठीक, और जब वो किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको पार करती है। ठीक, तो दोनों कंडीशन में चाल सेम होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली कंडीशन में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, और उसको 35 सेकंड में तय करती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक, और दूसरी कंडीशन में भी यही हो जाएगा। ठीक है ना, कि उसकी चाल सेम रहेगी। मान लिया कि अब जो पुल को पार करती है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा तय की गई दूसरी कंडीशन दूरी क्या होगी, x प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी है, 473। ठीक, तो पुल की लंबाई कितनी है, 473 है, तो कितना हो जाएगा 473 बटे, अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 78 का। ठीक है ना, मतलब 78 सेकंड लग रहा है। अब लोग क्या करेंगे जाके, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। तो देखो जब लोग 78x को इधर ले वो हमें शॉर्ट में कैलकुलेशन करना है। ठीक, हर स्टेप में लिखना है, 78x इधर हो जाएगा, 35x उधर जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, 43x बचेगा। ठीक है, इधर 43x बचेगा और इधर 473 में किसका गुणा हो जाएगा, 35 का गुणा हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे जाएगा, अगर यहां से देखें x बराबर 43 से कम 43 और ये कितना आ जाएगा, या 4 बचेगा 43 से कम 43, तो अब लोग क्या कर देंगे, 35 का गुणा 11 में कर देंगे। ठीक, तो 11 गुना 55, 5 यहाँ से 11 33 और 5 38, तो 385 मीटर क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब देखो आप जब क्वेश्चन को इसको पढ़ रहे थे, ठीक, तो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, बस 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया जाके। ठीक, तो याद रखना है कि जब कोई भी ट्रेन किसी मतलब कि व्यक्ति, ठीक है, या कोई बिंदुवत वस्तु होती है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती उसको पार करती है, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसकी स्वयं की लंबाई होती है। ठीक है, तो और लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म या फिर कोई पुल जिसकी कुछ लंबाई होती है उसको पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होती है, उस वस्तु की लंबाई जिसको पार करती है और उसके स्वयं की लंबाई का योग। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा जाके, वो देखो दोनों कंडीशन चाल तो उसकी सेम होगी ना, तो पहली कंडीशन में x बटे 35 चाल हो गई, दूसरी कंडीशन में x प्लस 473 बटे 78 चाल हो गई। बस हमने क्या किया जाके यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया, तो ये क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 385 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा बोल रहे हैं कि एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 है। यदि कलम पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए है, डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपए है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ हम लोग देखेंगे जाके, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक डिब्बे में कलम, पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात कितना दे रहा है? उसने दिया है 3:, ठीक है, 2:1 दिया है। ये नंबर होगा जाके जो मतलब कि डिब्बा है उसमें 3 कलम है, 2 पेंसिल है, 1 रबड़ है, ये रेशियो में हो गया जाके, ठीक है। और देखो अगर हम लोग यहाँ प्राइस का रेशियो निकाले, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 कलम का प्राइस कितना है? 3 रुपए। तो 3 कलम का प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो 9 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2 रुपए। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ मतलब 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य कितना बोलना? 2 रुपए। तो एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपए। अगर हम लोग रेशियो में देखें, डिब्बे का टोटल मूल्य कितना आ रहा है? 9, 4, 13, 2, 15 रुपए, ठीक है। मतलब इसने जो 15 की वैल्यू कितनी दी है, इस 15 की वैल्यू को क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 15 का मान कितना दिया है? 570 रुपए दिया है, ठीक। देखो अगर हम लोग रेशियो में टोटल प्राइस निकाले 15 रुपए निकल रहा है, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में देखो 15 का मान क्या कर रहे हैं? पूरे डिब्बे का मान 570 रुपए है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो 15 की वैल्यू 570 दी है, कलम कितनी है? 3 है, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस यही आंसर था। 3 पर 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 20, तो 114 रुपए क्या आ जाएगा? एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा? मतलब कि उसमें कलम की कितनी है जाके? 114 कलम है जाके डिब्बे में, ठीक है। तो ये हो गया जाके इस क्वेश्चन को करने का मतलब कि सबसे अच्छा तरीका जाके। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या कह रहा है कि 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है? देखो उसमें टोटल साबुन कितनी है? 125। 125 में से जब हम लोग कितना 75 निकाल लेंगे तो उसमें कितना बचेंगे? शेष साबुन कितनी बचेंगी? 50। और ये 50 टोटल पहले कितना था? 125। 125 में से 50 शेष कितना रह गया? बस ये पूछ रहा था, ठीक है ना। ये प्रतिशत में पूछ रहा है, परसेंटेज में निकाल लो, ठीक। 25 टक्को 100, 25 25 125, 5 दाम 50, तो 40% आ जाएगा। मतलब अब शेष कितना रह गया जाके? 40% रह गया जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिब्बे में 125 साबुन डिटर्जेंट साबुन कितनी है? 125 है। 125 में से बोल रहा है कि अगर 75 का यूज कर लिया गया है तो अब शेष कितनी बचेंगी जाके? 50 ही तो बचेंगी ना। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है, उसे शेष को प्रतिशत में चेंज करना था, ठीक है। तो 125 में से 50 बची जाके, ठीक। तो बस ऐसे परसेंटेज में कर लिया जाके, ठीक है ना। तो अब लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य। देखो जब वस्तु को 425 रुपए में बेचा जा रहा है 15% की हानि हो रही है, मतलब वस्तु को 85% में बेचा जा रहा है। तो 85 की वैल्यू कितनी दी है? 425 दी है। अब पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य मतलब 100 का मान पूछ रहा है, ठीक। देखो जब वो 15% की हानि पर बेचता है, देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। अब 100 में से जब उसने 15% लॉस में बेचा, मतलब वो 50 में बेच रहा है, 50 की वैल्यू कितनी दी है? कह रहा है कि 425 रुपए बेचता है, ठीक। तो कह रहा है क्रय मूल्य मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। तो 17 5 85, ठीक। 17 दूनी कितना होता है? 34, और यहाँ कितना बचेगा जाके? 8। 17 5 85, ठीक। तो इसका 55 25, तो 500 रुपए क्या आ जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 500 रुपए क्या आ जाएगा? उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। देखो जब कभी भी देखो हमेशा कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? 100% होता है, 100% होता है, ठीक। जब 15% हार्ड पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? मतलब कि 85 हो जाएगा। 100 का 85 निकालेंगे 85 तो आएगा जाके। तो ये को 85% की वैल्यू 425 दी थी और हमसे कॉस्ट प्राइस हमारा 100 पूछ रहा था, ठीक है। तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% कितना है, बोल रहा है कि 347 है। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखो देखो माना कि वो संख्या हमारी कितनी है, x है, ठीक है ना। माना कि वो संख्या हमारी कितनी है, x है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 होता है। देखो 20% मतलब 1/5 होता है, 80% मतलब 20 का 4 गुना 4/5 हो जाएगा। ये 75% मतलब कितना होता है, 3/4 के 66.67% मतलब कि क्या होता है, 2/3 होता है, ठीक। 66.67% जो मान होता है हमारा, वो 2/3 का मान होता है। अब कह रहे हैं कि अब इसका 25%, फिर से इसका 25% मतलब 1/4। ये क्वेश्चन में कितना दिया है, ये कह रहे हैं 6347 है, 6300। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये मान 6347 है, ठीक। तो फिर वो पूछ रहा है इसका 40%, ठीक। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे, फिर 40% कर देंगे जाके, ठीक। या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसका 2/5। अब हम लोग इधर नहीं करेंगे क्योंकि x का मान हमारा इधर निकल के आएगा कुछ, तो उसी का हम लोग 40% मतलब 2/5, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा 2 से 2 कट गया, और ये हमारा 5 से 5 कट गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x में किसका गुणा कर देंगे, इधर वाले नंबर में 4 का गुणा कर देंगे, ठीक। 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौको 16 2 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हासिल 1, 4 चौको 16, 4 3 24 1 25। तो 25,388 रुपए क्या आ जाएगा, उस संख्या x का 40% आ गया, ठीक। तो देखो ये हमारा जो आएगा कि ये x का कितना है, 40%। ये हमारा जो x का मान है, ये x का हमारा 40% मान आ गया, ठीक। क्योंकि हमने 2/5 का इधर गुणा कर दिया था, ठीक। आप चाहे तो ये संख्या पहले निकाल लो, फिर उसका 2/5 के इधर गुणा ही तो करोगे ना, क्योंकि ये x का मान हमारा इधर ही निकल के आएगा। तो वही चीज हम पहले ही कर लेंगे ना, नहीं तो हमें 2 5 का गुणा करना पड़ेगा, फिर से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 25,388, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस के होते हैं जाके ना, तो अपना एडवांस हम लोग तैयार कर लेना, ठीक है। देखो एडवांस का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। एडवांस की काफी प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमारे एडवांस के आते हैं जाके आरपीएफ कांस्टेबल में। कह रहा है कि 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा तो कितने दी है, भुजा कितने दी, 94 दी है, 94 इंटू 94 क्योंकि स्क्वायर करेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 47, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो 49 का अगर 47 इंटू 47 करेंगे मतलब 47 का वर्ग, तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209 होता है, ये याद रखना। देखो आपको 50 तक कम से कम स्क्वायर और 30 तक क्यूब तो पता होने चाहिए, ठीक। तो 47 को 2209 और √3, बस हमारे ये आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर ना पता होता तो आप गुणा करते, ठीक है। या जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ कि 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले जो इधर लास्ट डिजिट होता है, ठीक, दूसरे अंक का हम लोग स्क्वायर करके 7 7 49 का 9 हाथ से 4 आ जाएगा। फिर हम लोग ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे सबका गुणा कर देंगे, 7 चौको 28 दूनी 56, ठीक, 56 4 60 हो जाएगा, हाथ से 6 आ जाएगा। फिर हम लोग इस वाले नंबर का मतलब कि जो ये डिजिट होता है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे जाके। तो 4 चौको 16 और 6 हासिल 22, तो 2209। ये तरीका होता है 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने का, ठीक। तो 2209 क्या होता है 47 पर और √3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 किलोग्राम है, ठीक है।
जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन कितना है, देखो कह रहे हैं कि 11 सदस्यों की जो क्रिकेट टीम है उसका औसत वजन कितना है, 102 केजी है। और जब कोच आता है, अब कितने लोग हो जाएंगे, पहले 11 थे, 12 लोग हो जाएंगे, और 12 लोगों पर सब पर एक एक की वृद्धि हो जाती है, मतलब 12 की वृद्धि हो गई जाके। ठीक, पहले कितना था 102, अब 12, तो 100 की कोच का वजन कितना हो जाएगा, 114। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग ऐसे ही देखो, ये याद रखा करो कि जब भी कोई नया पर्सन आता है, ठीक है ना, अगर उसके आने से औसत हमारा ये जो एवरेज होता है उसमें वृद्धि होती है, तो आने वाले पर्सन का जो मतलब कि योग होगा जाके वो औसत से हमारा ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि वो ज्यादा का है तभी आने पे वृद्धि हो रही है। और अगर उसके आने से कमी होती है, मतलब कि उसका जो वजन होगा पुराने औसत से क्या होगा, कम होगा जाके। ठीक, तो अब लोग क्या देखेंगे जाके कि उसका जो उसके आने से वृद्धि हो रही है। पहले 102 क्या था, औसत वजन था। ठीक, पहले जो उनका औसत वजन था वो कितना था, 102 केजी था। अब कोच के आने से क्या हो रही है, एवरेज में वृद्धि हो रही है, मतलब कि 102 से तो इसका वजन ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, अब पहले 11 लोग थे, अब कितने हो गए, 12। ठीक, और 12 लोगों में हर व्यक्ति पर एक की वजन की वृद्धि हुई, मतलब कि कितनी वृद्धि हुई, एक की, तो 12 एकदम 12 की वृद्धि हो जाएगी, तो 102 112 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। मतलब जब कोच होगा जाके हमारा, उसका वजन कितना होगा, 114 केजी होगा। तो याद रखना जाके, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके आने से अगर हमारा वजन बढ़ रहा है, तो उसका जो औसत अगर हमारा बढ़ रहा है, तो उसका जो एवरेज होगा जाके वो पहले वाले एवरेज से ज्यादा होगा जाके, मतलब जो उसका फुल वेट होगा जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि धातु के टुकड़े का मूल्य 370 रुपए से बढ़कर 444 रुपए हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो पहले कितना था, 370 था, अब 444, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 44, मतलब कि 74 की वृद्धि हो गई ना, 74 की वृद्धि हो गई, किस पे, 370 पे। ठीक, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज हो जाएगा, एक जीरो जीरो कट गया, 37 दूनी 74, तो 20% आ जाएगा। कितना आ गया जाके, 20% आ गया। ठीक है, तो मतलब जो प्रतिशत वृद्धि होगी जाके कितनी होगी जाके, 20% हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20%। अब देखो ये सारे क्वेश्चन, अब देखो फिर से आगे मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मतलब एडवांस का आगे जाके अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2 3 4 5 है, मतलब ये रेशियो में है। ठीक है, और परिमाप 560 सेंटी। देखो हम लोग कभी ये नहीं लिखे 2 3 4 5, ऐसा नहीं लिखते, ठीक, बस ऐसे जोड़ दो, 2 3 5 4 9 और 5 14, मतलब कि जो परिमाप होता है भुजाओं का योग होता है। अगर हम लोग रेशियो में देखें कितना हो गया, परिमाप 14, देखो 2 3 4 5, उसने ये लिख दिया भुजाओं का अनुपात। ठीक, अगर हम लोग देखें रेशियो में योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कितना आ रहा है, इसका योग 560 है। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, मतलब 14 की वैल्यू 560, सबसे छोटी भुजा मतलब 2 का मान पूछ रहा है। ठीक, 2 सत्ते 14, 7 8 56, सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो किस यूनिट में दिया है, मतलब सबसे छोटी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 212 रुपए में खरीदता है और उसे 265 रुपए में बेचता है। ठीक, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, देखो जब कोई दुकानदार एक वस्तु 212 में खरीदेगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 212 रुपए हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 265 रुपए हो गया। ठीक, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ से 53 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 212 का होगा। ठीक, तो अगर हम लोग देखें परसेंटेज में चेंज करना है, चाहे 100 से गुणा कर दो यहाँ, ठीक, या आपको नहीं करना है तो वैसे
53 का कितने गुना है? 5 गुना है। ठीक, 53 का कितने गुना है? 212 है यहाँ पे, ठीक है ना, 212, ठीक है ना। 53 कितने गुना है? 4 गुना है। 4 से 25, 100 को हटा 25, मतलब उसको जो लाभ होगा कितना होगा जाके 20% का उसको लाभ होगा जाके। ठीक, ताकि याद रखना जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट होता है वो हम लोग उसकी गणना हमेशा क्रैमोल में करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 25%। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाके, ठीक है, हमारा बॉडमॉस का क्वेश्चन आ जाएगा सिंपलीफिकेशन चैप्टर से। कह रहे हैं कि 140 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 12 प्लस रूट में 160 है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो अगर हम लोग 100, ये जो रूट के अंदर रूट है 169 का वर्गमूल कितना 13 और 12 कितना कितना 25, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे फिर से 5 आ जाएगा, मतलब इतना पूरे का मान इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इधर क्या बचेगा 140 माइनस का x। फिर से हम लोग अगर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्योंकि इधर से रूट हटाना है। ठीक, तो ये हट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 140 माइनस x बराबर 25। x को इधर जाए उसको उधर लेके जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 165। तो x का मान कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे इधर आएगा तो उधर घटेगा जाके ना, तो 140 25 जाएगा कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। x बराबर हमारे कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपलीफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन आए जाके, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आप लोग खुद ही देखेंगे। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिस जरूर करके जाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा कह रहा है कि मतलब पुस्तक का मुद्रित मूल्य 39 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है और वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखो एक हमारा रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में, सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस ले लेते हैं, अगर लॉस होगा तो हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, देखो मार्केट प्राइस इसको कितना दिया है 39 रुपए, 10% का डिस्काउंट होता है मतलब कि 90 में हो जाएगा और 20% प्रॉफिट 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, 3 9 3 को 12। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको 4 से काटे कितना हो जाएगा 4 9 36, 3 बचेगा, 4 7 28 मतलब 30 हो जाएगा, 4 5 20। जो हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ से निकल, अगर हम लोग 3 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो आप लोग ऐसे भी थोड़ा देखते हैं, आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, 3 पर 15 के 5, 3 7 21, 1 22, हासिल 2 3 7 3 और 27, 27 2 29, तो 2925 रुपए क्या हो जाएगा जाके कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2925 रुपए। लेकिन एक चीज देखो ऐसे कैलकुलेशन आप लोग ना ऐसे पहले हम लोग हमने क्या कहा कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को हल करें तो आप लोग ऑप्शन पे फोकस करें। ठीक है, अगर हम लोग 975 है, ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा यहाँ 1000 मान ले, ठीक है, तो 3000 हो जाएगा, 25 की कमी है तो 3 बार कमी करो तो 75 की 2925 आ जाएगा। ये तरीका होता है थोड़ा कैलकुलेशन को करने का। ठीक है ना, तो बाकी छोटा सा आप कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है ना, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, कह रहा है कि देखो ये भी ट्रेन से रिलेटेड है। कह रहा है 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मैंने क्या बोला कि वो देखो सिग्नल को पार कर रही है, तो उसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो x बराबर क्या है, दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। ठीक है, यहाँ कितनी है 49 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना लेगा 12 सेकंड, बस 12 को गुणा कर दो, ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। ठीक, देखो जब कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई लंबाई, देखो सिग्नल हमारा क्या होता है, सिग्नल ऐसे ही तो रहता है। ठीक, उसमें ये थोड़ी रहता है कि उसकी कोई लंबाई।
ठीक, या कोई व्यक्ति हो गया जैसे, ठीक, या कोई खंभा हो गया जैसे, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें। तो जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है वो उसके स्वयं की लंबाई होती है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी मान लिया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 सेकंड, तो वही दूरी हो गई। दूरी बराबर स्पीड है 49 मीटर प्रति सेकंड, टाइम है 12 सेकंड, तो गुणा कर लेंगे जाके, ठीक। अब देखो हम लोग ऐसे गुणा कैसे करेंगे, अब 12 9 ऐसे नहीं करना है गुणा। देखो अगर हम लोग यहाँ 50 ले ले, 12 25 60, मतलब हमारा कि 12 बचे कितना आ जाएगा, 60 में जब कि 600 आ जाएगा। अब 600 में हम लोग क्या कर देंगे, 12 को कम कर देंगे क्योंकि हमने ज्यादा लिया था, एक गुना इसमें 12 कम कर देंगे, मतलब कि 588 आ जाएगा, 588। ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है एग्जाम में। तो कितना आ जाएगा जाके 1288 मीटर ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो कई सारे इसमें डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जरूर पढ़ लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखो 12 से डिविजिबिलिटी रूल का तरीका क्या होता है कि या तो संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई संख्या मान लो 12 से डिवाइड है तो 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, ठीक। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर किसी भी संख्या, अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, ठीक है, जैसे कि हमें ऑप्शन दिया है पहला जो, देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई संख्या, ठीक है ना, अगर किसी संख्या के लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या हमारी 4 से विभाज्य होती है, ठीक है। ये होती है 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी जाके, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए में लास्ट में 24 है, मतलब कि 24 आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी ऑप्शन मिल गया तो हमें और भी कुछ चेक करना पड़ेगा, फिर 3 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो 24 क्या है, 4 से डिवाइड हमारा है, और ऑप्शन बी में लास्ट दो डिजिट क्या है, 26 है, तो वो तुम्हारा 4 से कटेगा नहीं। ऑप्शन सी 22 है, वो भी हमारा 4 से नहीं, मतलब कि बी और सी हमारे कैंसिल हो गए। अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें, ठीक, तो ऑप्शन डी को देखें लास्ट दो डिजिट क्या है, 25, मतलब 25, 25 क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा जाके हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 51,924, ठीक है ना, 51,924, क्योंकि 24 केवल ऑप्शन नंबर ए में ही जो कि हमारा 4 से डिवाइड होता है जाके, ठीक। ये देखो डिविजिबिलिटी रूल मतलब काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम में, तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ लेना जाके, ठीक। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा कह रहा है कि सरल के, देखो फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जाके बोर्ड मार्क्स पे, कह रहे हैं कि 250 माइनस 90 माइनस 120 डिवाइड 10 माइनस 30 माइनस 60 डिवाइड 3 इधर 10 डिवाइड। इसका मान देखो हम लोग कैसे करेंगे, देखो पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट जब हल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है ना, और 20 30 में से 20 जाएगा 10, और 10 को 10 से भाग करेंगे, इसका मान कितना आ गया जाके 1 आ गया जाके, ठीक है। अब इसको हम लोग 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में से गया 11 आ जाएगा, ये मतलब कि इसका मान 11 आएगा, पूरे का मान कितना आ गया जाके, मतलब कि इसका मान कितना 12, इधर 1 था 11, तो पूरे का मान कितना आ गया 11, ठीक। अब 11 को हम लोग इसमें से घटा देंगे, ठीक, तो 79 बचेगा, मतलब कि 79 बचेगा। अब इस 79 मतलब क्या होगा जाके 79 को इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो देखो 79 को आप 79 को ना घटाओ, आप 80 को घटाओ, ठीक है ना। आप क्या करो यहाँ पे आप 80 को घटाओ, 79 को ना घटाओ, पूरा पूरा घटाओ। फिर हम लोग एक ज्यादा घटा रहे हैं, एक क्या कर देंगे मतलब कम कर देंगे। और तो यहाँ पे जब लोग 80 को घटाएंगे 50 और 30 और घटा 170, ठीक है ना, एक ज्यादा घटाया था ना, एक और हो जाएगा 170, मतलब 171 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पूरा 80 ले रहे थे जबकि एक ज्यादा लिया था, ठीक है ना, तो एक और इधर बढ़ाना पड़ेगा ना जाके,
ठीक। तो क्या हो गया जाएगा 250 में से जब हम लोग 80 को घटाएंगे तो या 79 को जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 171। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चनों को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है एग्जाम में बैठ के। ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज, ठीक, 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 5640 रुपए में निवेश की गई धनराशि। देखो अगर हम लोग 12 रेट जो 12% है, रेट हमको कितनी दी है 12% दी है, ठीक, और टाइम हमको कितना दिया है 5 साल दिया है। ठीक है। तो अगर हम लोग 5 साल का जो ब्याज निकालने जाके, ठीक, तो कितना आ जाएगा जाके 60% ब्याज आ जाएगा। 5 साल का ब्याज कितना आएगा जाके 12×5 = 60। जब साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते हैं टाइम और रेट का गुणा कर दो ब्याज निकल आता है। तो क्या आएगा परसेंटेज ब्याज कितना है 60%। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ब्याज कितना है 5640, मतलब कि जो हमें 60% का मान दिया है, कितना दिया है 5640 रुपए। अब हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमारा क्या होता है हमेशा 100% होता है। ठीक। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कट गया, मतलब 2 जीरो तो आएंगे। ठीक। ये कितना 6 9 54, 2 बचेगा 24 6 24, मतलब 5400 रुपए क्या हो जाएगा वो हमारी धनराशि हो जाएगी, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 240 रुपए है तो कुल धनराशि, देखो जब उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, पहला भाग 6:5 बांटा जा रहा है, पहला भाग 6 है। ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 6 की वैल्यू कितनी दी है, 6 बराबर 6 का मान उसने कितना दिया है पहला भाग 6, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 6 का मान कितना है 240 है। ठीक है ना, 6 का मान कितना है 240 है पहला भाग, मतलब कि 6 का मान कितना है 240। तो दोनों भागों का योग पूछ रहा है, मतलब कुल धनराशि 11 का मान पूछ रहा है। ठीक। 6 चौक 24 और 11 चौको 44। ठीक। तो 440 रुपए क्या हो जाएगा, दोनों भागों का योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं रेशियो के क्वेश्चनों को। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं कि रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो जाता है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। देखो जब कभी भी आपसे कहे कि प्राइस में इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाती है तो उस पर जो खर्च है मतलब जो टोटल है वो अपरिवर्तित रहे, तो हम लोग उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि करते हैं। ठीक। तो हमेशा क्या होता है उल्टा होता है। अगर हम लोग प्राइस में वृद्धि कर रहे हैं, आपसे ये कह दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित मतलब खर्च उतना ही रखना है, तो जो हमारा प्राइस और खपत मतलब कंजस्शन में जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है जाके। ठीक है। तो जैसे प्राइस क्या बोल रहा है कि प्राइस मान लो 660, ठीक, से इतना हो जा रहा है 825 हो गया जाके, तो हम लोग इनका रेशियो निकाल लेंगे 11 66 और 11 से हम इनका रेशियो निकाल लें तो 11 7 77, 11 5 55, अभी भी कट जाए 4 5 आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 5 75। तो अगर हम लोग यहाँ प्राइस का जो रेशियो मान आ गया जाके, अगर हम लोग प्राइस का रेशियो क्या आ गया जाके 4:5 आ गया। ठीक। वो कह रहा है कि हमें खर्च को क्या रखना अपरिवर्तित, तो जो कंजप्शन का रेशियो होता है वो क्या होता है इसी का उल्टा होता है प्राइस का, 4:5 हो जाएगा। तो कितने कमी 5 पर 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई ना, किस पर हुई 5 पर, तो खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ा 20%। 1/5 किसका मान होता है 20% का मान होता है। ठीक है। तो जो हमारा खर्च होगा जाके वो क्या रहेगा जाके अपरिवर्तित रखना है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी 20% की कमी करनी पड़ेगी। याद रखना ये चीज, याद रखना अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी खपत क्या प्राइस के उल्टा होता है, मतलब कि कम हो गई जाती है। ठीक।
मतलब एक दूसरे में अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करती है, ठीक है, और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा होगा। सबसे पहले दोनों चक्करों की औसत गति ज्ञात करें, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कोई दूरी है मान लो ए से बी, उसको x चाल से तय करता है और फिर वो b से a y चाल से चलता है, तो उनकी जो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy बटे x प्लस y, ये क्या होती है एवरेज स्पीड होती है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति दो समान दूरियों को दो अलग अलग चालों से तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी औसत गति जो होती है 2xy बटे x प्लस y होती है, ठीक है। लेकिन वो अब देखो क्वेश्चन में उसने घुमा दिया कि वो एक वृत्ताकार पथ पे तय करता है, वृत्ताकार पथ पे ही ना। अच्छा वृत्ताकार पथ ये चक्कर या ऐसे कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये चक्कर में मतलब कि आप कोई वृत्ताकार कुछ भी, लेकिन दूरी दूरी तो वही है ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो औसत चाल आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2x, मान लो पहले की चाल कितनी है 560 मील प्रति घंटा, y का मान कितना है 840 मील प्रति घंटा बटे x प्लस y। जब लोग 560 और 840 को नीचे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए जाके, ठीक। देखो 2 सत्ते 14 7 8 56, 8 को गुणा कर देंगे, 8 छक्को 32 और 8 64 और 3 कितना आ जाएगा 64 3 65, तो 652 क्या आ जाएगा 652 की क्या आ जाएगा। एक बार कुछ देखो 8 छक्को 32 के 2 हासिल 3 8 64 64 3 हमारा 67 हो जाएगा ना, तो 672 मील आ जाएगा, मील प्रति घंटा उनकी क्या आ जाएगी जाके एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिलिन ने के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 होना चाहिए, ठीक है। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक 17 या 75 और 71 हैं, तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसका औसत अंक कितना है। देखो अगर कोई लड़की मतलब कि जर्मिलिन है जाके, ठीक है ना, अगर उसको मान लो कि प्रतियोगिता में सफल होना है तो उसके औसत अंक 75 होना चाहिए, जबकि 3 प्रतियोगिताओं में उसके परीक्षाओं में औसत अंक उसके कितने हैं 79, ठीक है 75 और क्या है तीसरी में 71 है, और मान लिया कि चौथी में क्या है x मान लिया, चौथी में हमने औसत अंक क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन चारों में उसका औसत अंक कितना है 75 है। हम लोग क्या करते हैं देखो एक तरीका होता है आप इनको जोड़ लो, ठीक है ना, और फिर 4 का गुणा करके इसमें 300 में से जोड़ के घटा दो किससे निकल आएगा, ठीक। लेकिन ये एग्जाम में करने का तरीका नहीं होता, ठीक। हम लोग क्या करते हैं जो ओवरऑल रेशियो मतलब उनका एवरेज उसमें से क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। जैसे 75 में से क्या 4 ज्यादा है तो हम लोग प्लस का 4 लिखेंगे। अब ये 75 75 बराबर तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। अब ये क्या है 4 का मैं माइनस का 4 लिख दिया, ठीक। तो अब ये 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता है मतलब जो x का मान होता है हमारा ये हो जाएगा, मतलब तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 75 ही आ जाएगा, ठीक। जब कुछ ना बचे तो x बराबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ कुछ बचता तो फिर अगर यहाँ प्लस का बचता तो ये भी माइनस को होता, अगर यहाँ माइनस बचता ये भी प्लस का और होता उतना। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे कुछ माइनस का 5 बचता तो ये 75 से 5 भी प्लस होता, अगर यहाँ प्लस का कुछ बचता तो ये क्या है इससे माइनस का होता, ठीक। और जब कुछ नहीं बचा तो x का मान ये 75 ही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 16,800 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था एक
मतलब कि एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। अब लोग देखो सीएस चक्रवृद्धि ब्याज का इसी मतलब पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक। कह रहे कि देखो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% रेट का, वो कितना होता है जाके 21% होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21% होता है, ठीक। अब जो हम लोग कैसे निकालते हैं कि एक फार्मूला होता है हमारा ए बी ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 फार्मूले से निकालते हैं 2 साल के लिए। तो अब देखो यहाँ 10 कितना हो जाएगा, जुड़ेगा 2 बार तो 20 हो जाएगा, और प्लस 10 इंटू 10 करेंगे यहाँ पे, और नीचे 100 एक कट के एक आ जाएगा, 21% क्या आ जाएगी 2 साल की हमारी रेट आ गई है। कितनी आ गई, ये तरीका होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, कोई अगर हमको रेट दिया है ए बी रूल से, ठीक। अब देखो जब 21% ब्याज है तो मूलधन कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ से 121 का मान पूछ रहा है, ठीक है। कहने वाला हमसे 16,800 रुपए जो दिया है, ये हमारा 100 का मान दिया, अब हमसे पूछ रहा है 121 का। देखो एक तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट जब इस्तेफा 121 हम लोग 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 21 हमारा 11 का वर्ग होता है। अगर हम, क्योंकि यहाँ नीचे 2 जीरो है, 100 का मतलब 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। या हमारे जीरो होते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट मतलब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते जाते हैं तो जैसे पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ए ऑप्शन बी सी। जो हमारे ऑप्शन दिए, जैसे पहला ऑप्शन दिया है 20,328 और 21,238 और 23,238, ठीक है, और फिर कितना दिया 22,328। तो देखो हम लोग 11 के यहाँ क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। देखो ये तो एक तरीका है कि आप इसका गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी देखो क्या होती है कि जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, मतलब कि जो अल्टरनेट नंबर का जो सम होगा, समों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 या तो 11 के मल्टीपल होगा। जैसे हम लोग 2 3 5 8 5 13, ठीक है, और 13 में से 0 और 2 को घटाएंगे तो देखो 11 आ जाएगा, ठीक। 11 क्या है हमारा, 11 से डिवाइड होगा ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा नहीं है कि कोई और भी ऑप्शन हमारा 11, मतलब जब हम लोग ये जब 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो क्या कोई और भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आ जाएगा तो हम लोग यही तरीका कि यही रहेगा कि आप इसका गुणा कर लो, ठीक। अगर एक ही ऑप्शन मिला तो आप उसको टिक कर दो, ठीक। हम लोग जब इसमें लगाएंगे जाके 11 की डिविजिबिलिटी, 2 2 4 8 12, 12 में से 1 और 3 मतलब 4 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे हम लोग 2 दूनी 4 8 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। 2 3 5 8 5 13, 13 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा जाके हमारा राइट आंसर हो गया जाके, ठीक। क्योंकि हमें पहले दिख रहा था कि वो जब ब्याज 21% है तो अमाउंट कितना होगा 121। 121 का मतलब है कि हम क्वेश्चन में 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक की तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है जाके जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जाके, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो आगे जो हमारा क्वेश्चन है जाके उसमें देखो डिविजिबिलिटी किसकी पूछी है जाके 9 की। कह रहा है कि 32 66 2, देखो कह रहा है कि 32 66 2, इसको कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो आप अंकों को जोड़ो और अगर देखो अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक, तो उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो 6 3 9, या तो आप 9 9 को काटते जाओ, ठीक, या आप सारे जोड़ लो, और 6 4 10 मतलब 1 बचेगा, तो इसका क्या आएगा जाके, अगर हम लोग देखेंगे कि जो ये ऑप्शन होगा जाके हमारा, अच्छा एक मिनट को 32 62 2 6 3 9, अच्छा यहाँ पे 2 है,
हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 2, 6 और 2, 2 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये क्या होती है कि आप उस संख्या के सभी अंकों का योग हमारा अगर 9 से कट रहा है तो वो हमारी संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक। या आप ऐसे कर सकते अंक कुछ ये जिन अंकों से 9 का सम बनना उनको आप डिवाइड मतलब ये काट सकते हो। 6, 3, 9, ठीक है, 6, 3, 9 कट गया तो यहाँ बचेगा कितना, 2, 2, 4, 2, 6, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल में कई सारे क्वेश्चन आते हैं जाके, तो आप सारे डिविजिबिलिटी रूल जो भी है पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही मतलब कि अगली शिफ्ट में मतलब कि 2018 में एक शिफ्ट में क्वेश्चन क्या दिया था, कह रहे हैं कि बस उन्होंने डिजिट चेंज किया था कि जैसे 5831 को 9 से विभाजित करने पर ठीक इसका यूनिट मतलब कि शेषफल कितना आएगा। देखो सेम ऐसे क्वेश्चन था, ठीक, बस मैंने डाटा थोड़ा चेंज कर दिया था और 9 को 9 से ही पूछ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 1, 9, 5, 3, 8 बचा जाके 8 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जाके, ठीक है ना। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से तैयार कर लेना। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हम लोग एक और डिविजिबिलिटी रूल पे करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस 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 मतलब 15 से विभाजित किए मतलब कि किसे 15 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे 15 से विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग देखो 15 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, हम लोग ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। 73, 445 ये हमारा ए ऑप्शन हो गया और हमारा बी ऑप्शन हो गया जाके 38, 445, ठीक। सी ऑप्शन हमारा हो गया जाके 39, 445 और जो हमारा डी ऑप्शन है 64, 345। देखो वो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जो होगा जाके हमारा 15 से विभाज्य होगा, ठीक। देखो 15 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि वो हमारी संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगी, ठीक। अगर हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे क्योंकि 5 की अगर हम लोग डिविजिबिलिटी देखें तो अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो 0 या 5 हो तो हमारी संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो सबके लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 है। तो हम लोग 5 को नहीं अब 3 को चेक करेंगे। और 3 क्या कहता है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो हमारी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, ठीक। तो यहाँ अगर आप क्या ऐसे 3 3 कैंसिल कर लो या ऐसे, देखो ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5, 4, 9 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7, 4 यहाँ देखो 7, 4, 11 2 बचेगा ना, ठीक। तो 2 बचेगा मतलब कि 3 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक। अब देखो देखो 8, 4, 12 ये भी हमारा 3 से कैंसिल हो गया जाके, ठीक। 5, 4, 9 ये भी 3 से कैंसिल है मतलब कि 3 बचा, 3 हमारा कट जाएगा मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा जाके हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। जब हमने दोनों को चेक कर लिया तो जो हमारा आंसर मिल गया बस टिक कर लिया। अब हम लोग आगे नहीं चेक करेंगे जाके क्योंकि हमने 5 से पहले चेक कर लिया था, ठीक। और हम लोग 3 से कर रहे हैं तो अब कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो हमारी 3 से डिवाइड होगी जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं ना कि मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल कितनी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना, आज के कॉन्स्टेबल एग्जाम में। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर तैयार करके आना, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 92 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2 होता है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी दी है 92 दी है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से भुजा निकालेंगे कितना आ जाएगा 92/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है मतलब कि 92/√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। 2 से इसको काटेंगे कितना 46 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे जाके, अगर हम लोग देखेंगे जाके अगर हम इनका यूनिट डिजिट देखें, ठीक है ना, अगर यूनिट डिजिट देखें 6 दूनी 12 तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, अगर हम लोग इनके इकाई अंकों का मल्टीपल करें तो लास्ट डिजिट हमारा कितना आएगा 2। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से उसका लास्ट डिजिट कितना है जाके 2 है, ठीक। तो हम लोग बाकी इसका 46 92 का गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, हमने क्या किया इनके जो इकाई अंक है इनका मल्टीपल कर दिया, 6 दूनी 12, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो अगर जिस ऑप्शन का हमारा लास्ट डिजिट कितना आएगा जैसे 2 आएगा वही क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट ऑप्शन नंबर ए है जिसका 2 है जाके। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन मतलब कि जो हमने अपने समाप्त कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग डेली प्रैक्टिस किया करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, या डेली नहीं तो हम लोग अल्टरनेट डे में करेंगे जाके। ठीक है, तो देखो जो मैंने तरीके बताए मतलब कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के, ठीक है, तो इन्हीं तरीके से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप मतलब कि देखो उसमें क्या होता है जाके 35 मिनट होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है ना, अगर हम लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे जाकर और रीजनिंग के भी हमारे 35 होते हैं, 70 क्वेश्चन एक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे जाकर हम लोग पेपर को टाइम में कैसे करेंगे जाके। ठीक है, तो जो मैंने तरीके आप लोग बताए इन्हीं तरीके से आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर भी नए नए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना जाके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में।